एक ऐसा आइलैंड जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, जहां पर इतनी सुविधा है कि साधारण लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, जो खूबसूरती का एक मिसाल थी। लेकिन उस आइलैंड के अंदर ऐसे अनैतिक कार्य हुए कि आज दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। और इन सब के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था, आज मरने के बाद उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। स्वर्ग जैसा दिखने वाला यह द्वीप असल में दुनिया के सबसे गंदे राजों का तिजोरी था, और आज उस तिजोरी का ताला टूट चुका है। तो चलिए इन कुछ शर्मनाक और खतरनाक राजों से पर्दा हटाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जेफरी एप्स्टीन था कौन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके पिता कचरा उठाते थे तथा माँ एक प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। ये एक यहूदी परिवार था। एप्स्टीन की प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में हुई तथा उसकी हायर एजुकेशन भी गवर्नमेंट स्कूल में हुई। वो बहुत ही शार्प बच्चा था, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। वो गरीब था तथा पैसे कमाने के लिए, हम कह सकते हैं अपना जेब खर्च चलाने के लिए, अपने ही साथ के बच्चों को पढ़ाया करता था। मात्र 21 वर्ष की आयु में जेफरी ने नौकरी करना शुरू कर दिया था। वह शिक्षक बन गया था और मैनहट्टन के डाल्टन स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया करता था। इस स्कूल में बहुत अमीर तथा जाने माने लोगों के बच्चे आया करते थे। एप्स्टीन को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उसकी पर्सनालिटी भी कुछ इस तरह की थी कि जो भी उससे मिलने आता वह इम्प्रेस होकर जाता था। उसको लोगों को काबू करना आता था। क्योंकि बच्चे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए धीरे धीरे उसकी जान पहचान उन बच्चों के माता पिता से हो गई। और ये पहचान इतनी अच्छी हो गई कि उसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ पार्टीज में बुलाया जाने लगा। इस तरह एप्स्टीन की जान पहचान अमीरों से होने लग गई। किस्मत बहुत ज्यादा एप्स्टीन का साथ दे रही थी और उसे वॉल स्ट्रीट के एक फाइनेंस फर्म में काम करने का मौका मिला। हालांकि वह बहुत अधिक मेहनती नहीं था, लेकिन हाँ, वह अपनी बातों से सबको बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर लेता था। फाइनेंस फर्म में काम करने की वजह से एप्स्टीन का उठना बैठना नामी गिरामी लोगों से होने लग गया। इनमें से कई लोग थे जो अपनी पर्सनल लाइफ भी उसके साथ शेयर करते थे। 1982 में एप्स्टीन ने अपनी खुद की कंपनी बनाई। अपनी कंपनी में वह बड़े बड़े लोगों के पैसे को मैनेज किया करता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह $1 बिलियन से कम इन्वेस्टमेंट वाले लोगों से बात ही नहीं करता था। मींस उसका रसूख इतना ज्यादा बड़ा था, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसके पास पैसा आ रहा था, पैसे के साथ साथ उसने अपनी कई प्रेमिकाएं बना ली थी। वह एक साथ कई प्रेम प्रसंग चला लेता था। कहा तो यहां तक जाता है कि उसकी नजर हमेशा अमीर महिलाओं पर होती थी और वह स्टेटस देखकर ही अपनी प्रेमिकाएं बनाता था। इन अमीर लड़कियों के जरिए या इन अमीर महिलाओं के जरिए उसे और भी अमीर लोगों से मिलने का मौका मिलता था। उसे लोगों को अपने साँचे में ढालना आता था। एक बार उसकी मुलाकात ब्रिटेन के सांसद रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी घिस्लीन मैक्सवेल से हुई। क्योंकि उसकी फितरत थी कि वह सोशली फेमस लड़कियों या महिलाओं के साथ ही रिश्ते रखता था। रॉबर्ट मैक्सवेल कई अखबारों और पब्लिशिंग हाउसेस को चलाते थे, लेकिन कुछ समय बाद रॉबर्ट की एक जहाज से गिरकर मौत हो गई और बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी कंपनी का बहुत सारा फंड का फ्रॉड किया था, जिससे इस परिवार की बहुत बदनामी हुई। उनका बिजनेस डूबने लगा, लेकिन एप्स्टीन ने यहाँ पर उनका पूरा सपोर्ट किया। अब घिस्लिन एप्स्टीन के साथ रहने लगी। घिस्लिन के पिता ब्रिटिश सांसद थे, इसलिए घिस्लिन बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानती थी और उन सभी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों को घिस्लिन ने एप्स्टीन से मिलवाया। ऐसा लगता था एप्स्टीन का एक मोडस ऑपरेंडी था, अमीरों से कनेक्शन बनाकर रखना। हर कांटेक्ट का इस्तेमाल उसने अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए किया। कई बार वह एक कांटेक्ट के जरिए दूसरे की मदद भी करता था। इस तरीके से उसका सोशल सर्कल बढ़ता जा रहा था। अब कुछ प्रसिद्ध लोगों का नाम लेकर वह बताने लग गया था कि वह उनका फाइनेंस मैनेजर है, जिससे दूसरे लोगों पर उसका और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता। और इस तरीके से वह अमीर को दिन प्रतिदिन फंसाता जा रहा था, या हम कह सकते हैं उनके पैसों को मैनेज करता था और बदले में एक मोटी फीस उनसे वसूल लेता था। लियोन ब्लैक जैसे अरबपति बिजनेसमैन उस पर ब्लाइंड फेथ करते थे।
इस तरह उसके पास न्यूयॉर्क जैसे शहर में कई बंगले हो गए थे। इस फाइनेंस वाले काम से वह संतुष्ट नहीं था, उसे कुछ और करना था। और यह कुछ ऐसा खतरनाक था जिसने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब समय हो गया था 1990, और वह इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बन चुका था कि उसकी पहुंच अमेरिका के व्हाइट हाउस तक हो गई थी। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, और एप्स्टीन को पता था कि कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है। उसने व्हाइट हाउस की रिनोवेशन के लिए कुछ डॉलर्स दिए थे, जिससे उसकी दोस्ती बिल क्लिंटन से हो गई। और बहुत जल्दी ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त बनने वाले थे। और सबसे बड़ी और खास बात ये थी कि कचरा उठाने वाले और एक प्राइवेट स्कूल में काम करने वाली एक महिला का बेटा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति का बेस्ट फ्रेंड था। अपना इंट्रोडक्शन भी वह इसी तरीके से देता था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बिल क्लिंटन उसके दोस्त हैं। उसके पास बेशुमार दौलत थी। अब वह बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देता था। अमेरिका के कई बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का वो मेंबर भी बन गया था। इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होने के बावजूद भी वह बहुत अधिक चर्चित नहीं था। आज वह मरने के बाद जितना चर्चित हो चुका है, उतना चर्चित वो पहले नहीं था। शायद हम में से किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। 1998 में एप्स्टीन ने लिटिल सेंट्स या एप्स्टन आइलैंड खरीदा, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुविधाओं से युक्त था। माना जाता है कि उस समय वहीं पर वो और उसके एसोसिएट्स सेक्स ट्रैफिकिंग और एब्यूसिव एक्टिविटीज के लिए जाते थे। इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड भी कहा जाता है। उसके पास दो प्राइवेट जेट भी थे। सन 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन ने एक टाइटल जेफरी एप्स्टीन इंटरनेशनल मनी मैन ऑफ मिस्ट्री नाम से एक आर्टिकल डाली एप्स्टीन के बारे में। उसमें लिखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी ने एप्स्टीन आइलैंड पर समय बिताया। अब दुनिया के लोग, स्पेशली यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी अमेरिकन, उसके बारे में जानना चाहते थे। लेकिन एप्स्टीन को ज्यादा मीडिया में आना पसंद नहीं था। एप्स्टीन एक हॉलीवुड स्टार जैसा दिखता था, मीन्स वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नोबेल प्राइज विनर तक सब उसको पसंद करते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर हॉलीवुड एक्टर तक उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। आखिर यह कैसा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये थी कि एप्स्टीन को इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी कोई भी फोटो कभी भी किसी मैगजीन में नहीं दिखाई दी, ना ही अखबारों में। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह उसे 15 सालों से जानते हैं और उसके साथ हमेशा बहुत मजा आता है। 2003 यानी कि सन 2003 में वैनिटी फेयर नाम की एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपता है। टाइटल था द टैलेंटेड एप्स्टीन। और इस आर्टिकल में एप्स्टीन ने जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड किए थे उनके बारे में छापा जाता है। और अभी एप्स्टीन के द्वारा किए गए यौन शोषण के बारे में कोई नहीं लिख रहा था। शायद इस दुनिया में इसकी काली करतूत छुपी हुई थी, और वो काली करतूत यही थी, यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है। और अब समय आया 2005। एक महिला ने एक यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई कि पाम बीच के एक बंगलो में उसकी 14 साल की बेटी से मसाज कराई गई। साथ ही कुछ गलत हरकतें भी उसके साथ हुई। जब पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की तो उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि यह बंगला था जेफरी एप्स्टीन का। इन्वेस्टिगेशन में काफी सारा आपत्तिजनक सामान मिला, साथ ही कुछ सीडीज भी मिली। एफबीआई भी अब इस मामले की जांच में शामिल हो गई और एक हेल्पलाइन बनाई गई इस तरह के यौन शोषण मामलों के लिए। सबसे शॉकिंग थिंग यह था कि 30 से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए, वो भी कुछ ही दिनों में। यौन शोषण विक्टिम ज्यादातर लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने वाली और मिडिल क्लास फैमिली से थी, और ज्यादातर महिलाएं नाबालिग थी। एक बार जो लड़की वहां चली जाती उसके लिए वहां से बाहर आना बहुत मुश्किल होता, और एक लालच उसके मन में डाल दिया जाता था कि एक और लड़की को लेकर आओ और कमीशन पाओ। इस तरह काफी सारी लड़कियां इस गंदगी में धंसती चली गई। जेफरी इन लड़कियों को इस कुचक्र में फंसाता ही चला गया, जहां से इन महिलाओं का निकलना बहुत अधिक मुश्किल हो गया। वह इनको उन सो कॉल्ड इज्जतदार लोगों के पास भेजने लगा, और इनमें से कई तो हमारे रोल मॉडल थे। लेकिन उनकी ये करतूत सारी दुनिया से छुपी हुई थी।
इस इन्वेस्टिगेशन के बाद एप्स्टीन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जेफरी एप्स्टीन बहुत अमीर था। उसने सारे सरकारी वकीलों को खरीद लिया। पीड़ितों को पता भी नहीं चला। केवल 2 मामलों में उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसे 18 महीने की सजा हो गई। लेकिन 13 महीने के बाद एप्स्टीन वहां से आजाद हो गया। बाहर आके फिर उसका ये सब काम शुरू हो गया। ऐसे लगा जैसे कभी उसको उसके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। अब समय था 2017 का। सोशल मीडिया पर मी टू कैंपेन चल रहा था। दुनिया भर की महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी और जनता का उन्हें खूब प्यार मिल रहा था। प्यार भी और सपोर्ट भी। एप्स्टीन पर भी आरोप लगा सेक्सुअल अब्यूज का। मियामी हेराल्ड ने चुपके से एप्स्टीन फाइल की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मियामी हेराल्ड के खोजी पत्रकारों को यह क्रेडिट देना चाहिए कि इतना बड़ा कांड उन्होंने दुनिया के सामने लाया। नवंबर 2018 में उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उन्होंने उसे पब्लिश किया। पूरे अमेरिका में भूकंप आ गया। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्ट्री में अलेक्जेंडर अकोस्टा नाम के एक मंत्री, जिनका काम था इन मासूम महिलाओं का पक्ष लेना, लेकिन उसने एक अनैतिक डील कराई थी सिर्फ एप्स्टीन को बचाने के लिए। तब अकोस्टा फ्लोरिडा के सबसे बड़े सरकारी वकील हुआ करते थे। रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2006 के बीच जेफरी एप्स्टीन ने 80 लड़कियों का यौन शोषण किया था। यह बहुत अधिक चौंकाने वाली बात थी। आगे की रिपोर्ट्स और भी होश उड़ाने वाली थी। ये थी जेफरी एप्स्टीन के निजी आइलैंड, जिसे अक्सर पीडोफाइल आइलैंड या फिर ऑर्गी आइलैंड के रूप में जाना जाता था। वहां पर आने वाले हाई प्रोफाइल गेस्ट और पार्टीज के बारे में। यहाँ पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली इन्फ्लुएंशियल लोग उनके प्राइवेट जेट में जाया करते थे। यहाँ पर सबसे अधिक यौन शोषण होता था। उन तस्वीरों को देखकर आज सारी मानवता भी शायद शर्मसार हो। कई बहुत बड़े लोग जो हमारे लिए भगवान के समान थे, कोई विज्ञान का भगवान, कोई हॉलीवुड स्टार, कोई बड़े नेता जिनसे हम प्रेरणा लेते थे। एप्स्टीन के पास एक ब्लैक डायरी थी जिसमें उसने अपने सभी कनेक्शंस का जिक्र किया हुआ था। उनके नाम, पते, फोन नंबर लिखे हुए थे। उसके पास बहुत सारी फोटोज थी। इन सारी फोटोज, वॉइस रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और एप्स्टीन के चैट्स जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मिले, उन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी फोटोज एप्स्टीन के पास कहाँ से आए। असल में एप्स्टीन ने अपने आइलैंड पर तारों का एक जाल बिछाया हुआ था। जगह जगह रिकॉर्डर रखे हुए थे, कैमरास लगाए हुए थे। ये कैमरे उसकी आंखें थी और रिकॉर्डर उसके कान थे, जिससे वो हर किसी पर नजर रखा करता था। और चुपके से उसने लोगों की आवाज और फोटोज अपने पास सुरक्षित रखे हुए थे। कहा तो यहां तक जाता है कि अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। फाइनली जेफरी एप्स्टीन को 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत काफी सस्पिशियस थी। ऑफिसर्स ने कहा कि उसने अपनी जान खुद ली। जिस सेल में उसे रखा गया था, उसकी 24 घंटे निगरानी होती थी, कैमरास लगे हुए थे, गार्ड्स नजर रखते थे। लेकिन जिस दिन यह वारदात हुई, टेक्निकली कैमरे खराब हो गए और गार्ड्स सो गए। उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल पर आरोप लगा कि वह हर घृणित अपराध में जेफरी के साथ थी। वह अभी जेल में है और उसे 20 साल की सजा हुई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों इस एप्स्टीन फाइल को रिलीज किया गया। बहुत सारे पब्लिक फिगर्स इस केस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को नैतिकता के आधार पर परफेक्ट दिखाया है। बहुत सारे हमारे रोल मॉडल्स भी हैं। तो समाज में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जनता की मांग पर इन फाइल्स को रिलीज किया गया है। जेफरी एप्स्टीन जीते जी भी बहुत शक्तिशाली था और मरकर उसके भूत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और बहुत सारे लोगों की नींद भी हराम कर दी है। तो चलिए देखते हैं किन किन लोगों की नींद हराम हो रखी है। सबसे पहला नाम इसमें डोनाल्ड ट्रंप का ही आया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब चुनाव में खड़े हुए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करेंगे और बहुत ज्यादा डिले करने के बाद फाइनली उन्होंने इसे रिलीज किया। काफी सारी तस्वीरों में दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन और उनकी गर्लफ्रेंड घिस्लेन मैक्सवेल के साथ पार्टी कर रहे हैं।
एप्स्टीन की पर्सनल डायरी, जिसे ब्लैक बुक भी कहा जाता है, उसमें कई बार डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पहली पत्नी और यहाँ तक कि उनकी बेटी इवांका तक का नाम है। दूसरा नाम जिसने दुनिया में हंगामा मचाया है वो है बिल क्लिंटन का, और उनका नाम एक बार नहीं कई बार उनके मेल्स और ब्लैक डायरी में मिला है। यहाँ तक कि बिल बिल क्लिंटन की एक फोटो भी मिली है हॉट टब में नहाते हुए, और साथ में है उनकी महिला मित्र। सभी विक्टिम का चेहरा और नाम इस इन फाइल्स में छुपाया गया है। 2000 के दशक में बिल क्लिंटन ने क्लेम किया था कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ अपने सभी लिंक तोड़ दिए हैं। अगला नाम जो चौंकाने वाला है वो है बिल गेट्स का, जो कि हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत है। इतने बड़े बिजनेसमैन का नाम एप्स्टीन फाइल में होना वाकई में बहुत दुखद है। लेकिन बिल गेट्स का कहना है कि उन्होंने डोनेशन की वजह से एप्स्टीन के साथ डिनर किया था, लेकिन उनकी फोटोज अलग अलग महिलाओं के साथ एप्स्टीन फाइल में है। अगला नाम है ब्रिटिश राजनेता पीटर मिडलसन का। वह एक राजदूत थे, लेकिन इन फाइल्स में उनका नाम आने की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। अगला बहुत चर्चित नाम है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक का। यह और एप्स्टीन बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी वो न्यूयॉर्क आते थे तो एप्स्टीन से जरूर मिलते थे, और वैसे भी एप्स्टीन भी यहूदी थे। और एक और चौंकाने वाला नाम है वो है माइकल जैक्सन का। जैक्सन के खिलाफ अलग से भी यौन शोषण का आरोप लगा हुआ था। जैक्सन का नाम बहुत बार इन फाइल्स में आया हुआ है। ऐसा लगता है उसकी लगातार बातचीत होती रहती थी ईमेल के जरिए एप्स्टीन से। कुछ और बहुत चर्चित नाम हैं, जैसे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो, और एक और बहुत बड़ा नाम है जो इन फाइल्स में है वो है प्रिंस एंड्रयू का। ये ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के छोटे भाई हैं। उनका नाम बहुत बार इन फाइल्स में आया हुआ है। वर्जीनिया जाफरी नाम की एक महिला ने उन पर कई बार यौन शोषण का आरोप लगाया था। उस महिला का कहना था कि एप्स्टीन ने उन्हें मजबूर किया था एंड्रयू के पास जाने के लिए। ये वही महिला है जिसने कमर कसी थी एप्स्टीन के खिलाफ। माना जाता है कि एंड्रयू ने कोर्ट के बाहर इस महिला के साथ एक तरह का सेटलमेंट कर लिया था। इस कांड की वजह से एंड्रयू से प्रिंस का टाइटल छीन लिया गया था और उन्हें महल से जाने के लिए भी कहा गया था। बाद में एक एक्सीडेंट में वर्जीनिया बुरी तरीके से घायल हो गई थी, और उसके बाद ठीक 1 महीने बाद वो अपने फ्लैट में मृत पाई गई। और यह लिस्ट चलती चली जाएगी। इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि हमको सदमे में डाल देंगे। सबसे बड़ी बात, इन सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में दुनिया में क्रांति लाई है। वो हमारे रोल मॉडल हैं। क्या यह संभव है कि ये लोग नहीं जानते थे कि एप्स्टीन एक सेक्स ऑफेंडर है? आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताएं, और इंतजार कीजिए पार्ट 2 का और खतरनाक खुलासों का। थैंक यू, कीप वॉचिंग।